हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यू दिए हुए हैं। इसके साथ ही बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी और ईएमआरएस में जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। आगे के प्रश्न क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण से संबंधित है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चंदेलों ने। चंदेल शासकों के समय खजुराहो में अनेक सुंदर और भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। अद्यतन 25 मंदिर यहाँ विद्यमान है जो शैव, वैष्णव, शाक्त और जैन धर्म से संबंधित है। ज़्यादातर मंदिर शैव धर्म के हैं। यहाँ कोई भी बौद्ध धर्म से संबंधित मंदिर नहीं पाया जाता है। कंदरिया महादेव, विश्वनाथ, लक्ष्मण मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर यहाँ के प्रमुख मंदिर है। शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर इन्होंने बनवाए? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चंदेल शासकों ने। आगे के प्रश्न 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन से संबंधित है। पहला प्रश्न है, आदि ग्रंथ में इनमें से किस संत की बातें संकलित हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने बाबा गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास और कबीर की बानी को आदि ग्रंथ साहब में संकलित किया। इनको गुरबानी कहा जाता है और ये अनेक भाषाओं में रचे गए। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें शामिल किया और इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में सिख शासन की राजधानी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में सिख शासन की राजनीतिक राजधानी लाहौर में और धार्मिक राजधानी अमृतसर में स्थित थी। 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने लाहौर पर अपना अधिकार कर लिया तथा 1805 ईस्वी में रणजीत सिंह ने अमृतसर को भंगी मिसल से छीन लिया। रणजीत सिंह एक निरंकुश शासक होते हुए भी खालसा के नाम से प्रशासन संचालित करते थे। अगला प्रश्न है, डैश के शासनकाल के दौरान मराठों को कुलीनता की श्रेणी में स्वीकृति मिली? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर। मराठों का प्रभाव दक्षिण भारत में मुगलों के समय बढ़ने लगा था। सर्वप्रथम जहांगीर ने मराठों के महत्व को समझा और उन्हें कुलीनता की श्रेणी में शामिल कर लिया। शिवाजी के नेतृत्व में शक्तिशाली मराठा साम्राज्य की स्थापना महाराष्ट्र क्षेत्र में की गई। शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से अस्थायी राज्य की स्थापना की और स्थानीय एवं पड़ोसी राज्यों के सरदारों से
चौथ तथा सरदेशमुखी कर वसूल किया। उनका राज्याभिषेक जून 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किले में काशी के विद्वान ब्राह्मण गंगा भट्ट द्वारा किया गया था। उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की तथा प्रशासन के कुशल संचालन के लिए अष्टप्रधान नाम से मंत्रिमंडल गठित किया। शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा का महत्व अधिक बढ़ गया था। छत्रपति साहू जी के समय पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने मराठा साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। साम्राज्य विस्तार की यह पराकाष्ठा बालाजी बाजीराव के नेतृत्व में चरम पर पहुंच गई थी। 1761 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे की हार के पश्चात पेशवा की मानसिक अवसाद से मृत्यु हो गई। इस युद्ध में मराठा फौज का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था। अफगान सेना का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली ने किया था। मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने पूना की संधि के पश्चात मेलकम के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। मराठों के इतिहास की जानकारी ग्रांट डफ द्वारा लिखित पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ द मराठास से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रायगढ़ में। अगला प्रश्न है पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ द मराठास के लेखक का नाम बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रांट डफ। अगला प्रश्न है नाना साहब किस पेशवा के पुत्र के रूप में गोद लिए गए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगला प्रश्न है तीसरे पानीपत युद्ध में मराठा फौज का प्रधान सेनापति कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सदाशिवराव भाऊ। अगला प्रश्न है पेशवा के नेतृत्व में मराठा की सामर्थ्य अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बालाजी द्वितीय के समय। आगे के प्रश्न कैसे, कब और कहां से संबंधित है? पहला प्रश्न है निम्नलिखित भारत के गवर्नर जनरलों को सही आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सबसे पहले लॉर्ड एमहर्स्ट, उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक, उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड और सबसे अंत में लॉर्ड एलनबरो आएगा। लॉर्ड एमहर्स्ट का शासनकाल 1823 से 28 तक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासन 1828 से 35 तक था। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42 तक और लॉर्ड एलनबरो 1842 से लेकर 44 तक था। अगला प्रश्न है जेम्स मिल डैश था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्कॉटिश इतिहासकार। जेम्स मिल स्कॉटिश इतिहासकार था। 1817 में उन्होंने 3 खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखा। उन्होंने अपनी इस पुस्तक में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में विभाजित किया था। अगला प्रश्न है औपनिवेशिक भारत के इतिहास को समझने में निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक स्रोत होगा? पहला है 1931 की सेंसर रिपोर्ट, दूसरा है रोकेया हुसैन का सुल्ताना का सपना, तीसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण के रिकॉर्ड और चौथा है भारत और समकालीन विश्व द्वितीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल डी। औपनिवेशिक भारत के इतिहास को समझने में भारत और समकालीन विश्व द्वितीयक स्रोत है। द्वितीयक स्रोत उन्हें कहते हैं जो प्राथमिक स्रोत के बारे में जानकारी देता है।
यह पुस्तक का लेखन नवीन शोधात्मक तथ्यों, घटनाओं का विवरण, विभिन्न रिपोर्टों और दस्तावेजों का संकलन आदि के आधार पर किया जाता है। पुस्तक से यह स्पष्ट होता है कि अंग्रेजों ने भारत को किस प्रकार जीता और स्थानीय नवाबों तथा राजाओं के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिशों द्वारा अनुरक्षित एक सरकारी रिकॉर्ड नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स रिकॉर्ड्स। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स रिकॉर्ड्स ब्रिटिशों द्वारा अनुरक्षित एक सरकारी रिकॉर्ड नहीं था। गजटियर्स, सेंसस रिकॉर्ड्स तथा रिपोर्ट ऑन द नेटिव न्यूज़पेपर्स ब्रिटिशों द्वारा अनुरक्षित सरकारी रिकॉर्ड थे। सरकारी रिकॉर्ड उन दस्तावेज को कहा जाता है जिनको सरकारी आदेशों से संकलन किया जाता था तथा यह सरकारी मंतव्यों को प्रकट करता था। आगे के प्रश्न, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, इससे संबंधित है। पहला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी के दौरान औपनिवेशिक भारत में सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट समूहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब में अहमद अली और अन्य ने इनकलाब प्रकाशित किया। ये सही नहीं है। 20वीं शताब्दी के दौरान औपनिवेशिक भारत में सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट समूहों के सदस्य भी स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थे। मुंबई में S.A. डांगे ने एक पुस्तक गांधी और लेनिन तथा द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र शुरू किया, जबकि लाहौर से गुलाम हुसैन द्वारा इनकलाब प्रकाशित किया गया था। M. सिंगारवेलु ने मद्रास से लेबर किसान गजट नामक पाक्षिक पत्रिका की शुरुआत की। मुजफ्फर अहमद ने नजरुल इस्लाम के सहयोग से बंगाली दैनिक पत्र नवयुग का संपादन किया एवं लैंगल की स्थापना की। अगला प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप द्वारा भारत पहुंचने के लिए रास्ते की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज ने केप ऑफ गुड होप द्वारा भारत पहुंचने का मार्ग खोजा। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप होते हुए अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर कालीकट सर्वप्रथम पहुंचा। यहाँ के राजा जमोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वास्को डिगामा गुजराती व्यापारी इब्न मजीद के पीछे पीछे चलकर ही भारत के मालाबार तट पर पहुंचा था। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा कालीकट इस वर्ष पहुंचा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1498 AD में। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली सबसे पहले भारत में कहाँ पहुँचे थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कालीकट में। अगला प्रश्न है, मालाबार तट पर पहुँचने के लिए वास्को द गामा को डैश से मदद मिली? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इब्न मजीद। अगला प्रश्न है, भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्यकालीन मिशनरी और दूत, जिसमें से कुछ मध्य एशिया या इथियोपिया के माध्यम से आए थे। मध्यकाल में आने वाले यूरोपीय सर्वप्रथम मिशनरी एवं दूत के रूप में आए थे। इन यूरोपियों में से कई पुर्तगाल एवं मध्य एशिया अथवा इथोपिया के माध्यम से आए हुए थे। कई यूरोपियों का उद्देश्य भारत में व्यापार करना था, क्योंकि भारत के बंदरगाहों की संपत्ति पुरातनता से प्रसिद्ध थी। यूरोपी चीन को अधिक दूर मानकर प्रारंभ में व्यापार करना पसंद नहीं करते थे। किंतु स्वीडिश व्यापारी भारत में व्यापार न कर चीन के साथ ही जुड़े रहे। भारत को व्यापार का केंद्र सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने बनाया था। उन्होंने अपने आप को समुद्र का स्वामी कहा तथा
कार्टस अल्मोड़ा पद्धति लागू की थी। बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनकर पुर्तगालियों ने उसे अपना व्यापार का मुख्य केंद्र बनाया। ये लोग यहाँ से काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी आदि का व्यापार करते थे। 17वीं शताब्दी में डचों ने हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशी और मसूलीपट्टनम में अपना केंद्र स्थापित किया, जहां एक और अंग्रेजों ने अपने व्यापार की संभावनाएं बंगाल में तलाशी। वहीं फ्रांसीसी कंपनी ने दक्षिण में व्यापार की संभावना तलाशी और पांडिचेरी में अपना मुख्यालय स्थापित किया। अगला प्रश्न है, यूरोपियन भारत क्यों आए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। वे पूर्वी वस्तुओं में व्यापार करना चाहते थे। चीन को शुरुआत में बहुत दूर माना जाता था। भारत के बंदरगाहों की संपत्ति पुरातनता से प्रसिद्ध थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश की व्यापारिक कंपनी ने 1605 में मसूलीपट्टनम में अपना केंद्र स्थापित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डचों ने। अगला प्रश्न है, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1731 में हुआ था। इसका व्यापार लगभग विशेष रूप से सीमित था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन तक। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली ने गोवा के समृद्ध बंदरगाह को किस शासक से छीना था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बीजापुर के शासक से। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में फ्रेंच मुख्यालय कहाँ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पांडिचेरी में। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापना की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जहांगीर के। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री मुगल शासक जहांगीर के फरमान से सूरत में 1613 में स्थापित किया था। यह फरमान कैप्टन विलियम हॉकिंस ने प्राप्त किया था। यद्यपि 1611 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी बना ली थी। मुगल काल में सूरत एक बड़ा विक्रय केंद्र होने के साथ साथ एक बड़ा बाजार भी था, जिसके कारण यूरोपियों ने अपने आप को सूरत में स्थापित किया। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने सूरत में अस्थायी कारखाने की स्थापना के लिए फरमान कब जारी किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1613 में। अगला प्रश्न है, रॉयल आदेशों के लिए उपयोग करने वाला शब्द है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फरमान। अगला प्रश्न है, सभी यूरोपीय कंपनियों ने स्वयं को सूरत में स्थापित किया था क्योंकि? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह व्यापार का एक बड़ा विक्रय केंद्र था तथा एक बड़ा बाजार था। अगला प्रश्न है, 17वीं शताब्दी में सबसे बड़ी शाही शक्ति डैश की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डच। 17वीं शताब्दी में सबसे बड़ी शाही शक्ति डच की थी। इन्होंने हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड एक नई शाही ताकत के रूप में उभरा। अंग्रेज सर्वप्रथम भारत में एक व्यापारी के रूप में आए थे और धीरे धीरे कुछ क्षेत्रों को जीतकर व्यापार करते हुए एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने का सफर तय किया। अंग्रेजों ने पुर्तगाल, डच, फ्रांस आदि स्थानों के व्यापारियों को भारत में अपने आगे मजबूत नहीं होने दिया और उन्हें एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित कर दिया। व्यापारिकता ने आर्थिक राष्ट्रवाद और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सरकारी विनियमन दोनों को पदोन्नत किया। अगला प्रश्न है, डैश 18वीं शताब्दी में सबसे मजबूत शाही शक्ति थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, व्यापारिकता ने क्या पदोन्नत किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्थिक राष्ट्रवाद और एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का सरकारी विनियमन दोनों।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारत में पुर्तगालियों की आरंभिक राजधानी रही? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कोचीन। कोचीन पुर्तगालियों की भारत में प्रारंभिक राजधानी थी। अल्बुकर्क द्वारा 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा का अधिग्रहण कर लिया गया तथा पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा के समय 1530 में गोवा को कोचीन के स्थान पर राजधानी बनाया गया। 1530 में पुर्तगालियों ने अपना सरकारी कार्यालय गोवा स्थानांतरित कर लिया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। सूची 1 में पुर्तगाली राज्यपाल और सूची 2 में उनकी उपलब्धियां दी हुई हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसका सही मेल इस प्रकार है, फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा की उपलब्धि ब्लू वाटर नीति थी। अल्फांसो द अल्बुकर्क की उपलब्धि अपने साथी देशवासियों को भारतीय महिलाओं से विवाह कर देने की प्रेरणा थी। नीनो दी कुन्हा की उपलब्धि पुर्तगाली राजधानी को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया और मार्टिन अल्फेंसो डिसूजा ने प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर इसे अपने साथ भारत ले आया था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।